नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग रिवीजन के लिए हाफ ईयरली रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगा। ये आपका पाठ 7 है। पाठ 7 में संज्ञा के बारे में हम लोग बात करेंगे। संज्ञा क्या है, कैसे है, कितने प्रकार होते हैं और इसके कैसे कैसे हम वो करते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार इत्यादि आपको सब याद होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, और आपको याद होने भी चाहिए क्योंकि इस संज्ञा को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ष आपका आखिरी वर्ष होगा जब आप संज्ञा पढ़ेंगे। अगले वर्ष से क्लास 9th में आपको संज्ञा पाठ पढ़ाया नहीं जाएगा, परंतु आपसे पूछा अवश्य जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। हमने पहले भी पढ़ा है इस पाठ को, अब रिवीजन के तौर पे मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग संज्ञा पाठ को देखेंगे कि संज्ञा पाठ है क्या। सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। हम यहाँ लिखकर आपको समझा देते हैं। सम प्लस ज्ञा, यानी सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द आपका हो जाता है क्या, संज्ञा। संज्ञा का जैसे अब हम ये कह सकते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी का एक न एक नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा ही नाम है और नाम ही संज्ञा है। अर्थात जो भी चीज, जो भी वस्तु हमें प्राप्त होगी, तो सबसे पहले उसका हम एक नाम देते हैं। नाम देने का उद्देश्य ये होता है कि हम उस चीज को आसानी से समझ सकें। आप कक्षा में बैठे हुए सभी विद्यार्थी, सभी छात्र एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु हम आपकी पहचान आपके नाम से करते हैं। इसलिए नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है, और साथ में आप हर व्यक्ति की पहचान का आधार संज्ञा है। तो हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उसका नाम पता करते हैं। नाम सभी जड़ चेतन के परिचय का आधार होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा कर सकते हैं। और संज्ञा की प्रसिद्ध परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अनेक प्रकार की होती है। प्राणी संज्ञाएं आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने 5 प्रकार की लिखी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से जो ये 2 संज्ञाएं हैं, लास्ट वाली पदार्थवाचक, इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं, ये मैंने आपको लिख दिया है। कहीं पर द्रव्यवाचक लिखा हो और पदार्थवाचक के बारे में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। कहीं पदार्थवाचक पूछ लेते हैं, कहीं द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब भी पदार्थ होता है। समूहवाचक, ये दोनों संज्ञाएं आपकी जातिवाचक में मिल जाती हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा में इनको शामिल किया जाता है। परंतु कुछ किताबों में, कुछ जगहों पर ये बिल्कुल अलग से दी रहती हैं। अगर अलग से दी गई है तो भी आप उस बात को समझ लें, और अगर अलग से नहीं दी गई है तो आप इसको जातिवाचक में ही रखेंगे। मुख्य रूप से संज्ञाएं सिर्फ 3 होती हैं, वो इनके ऊपर की 1, 2, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सिर्फ ये 3 संज्ञाएं ही व्याकरण में गिनी जाती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम लोग एक एक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जब किसी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति अथवा प्राणी, वस्तु इत्यादि के नाम का पता चलता है, यानी व्यक्ति विशेष का। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, जैसे आगरा, दिल्ली, मथुरा, राम, श्याम, मोहन इत्यादि। ये व्यक्ति विशेष को क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं, इंगित करती हैं, बताती हैं।
ये पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, नदी हो सकती है, कुछ भी, यानी जड़ अथवा चेतन में से कुछ भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह का बोध कराया जाता है। जिस संज्ञा शब्दों से संज्ञा के क्या होता है कि एक किसी भी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं इसमें नदी, देश है, पक्षी, ये सभी शब्द किसी वर्ग विशेष का घोतक है, यानी वर्ग विशेष को इंडिकेट करते हैं। नदी कहने से पृथ्वी पर बहने वाली देश विदेश सब जगह की किसी भी नदी के बारे में आप क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं। अब नदी में मान लीजिए हम कहते हैं गंगा, अब ये व्यक्तिवाचक हो गया है, तो ये भी नदी, पर ये व्यक्ति विशेष की है। गंगा, यमुना, कुछ भी। अब ये देश का मतलब पूरी दुनिया के देश को शामिल कर लिया गया, तो सारे देश इसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लिख दें भारत, जापान, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक विशेष देश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक। पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, हम जब ये शब्द बोलते हैं तो वो पक्षी एक विशेष पक्षी के बारे में बताता है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और पक्षी कह देने से पूरी दुनिया में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं सभी शामिल हो जाते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा थोड़ी अलग होती है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि भावना प्रधान होती है, यानी इसमें जैसे हम इसको फील करते हैं, इसको महसूस करते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक हम देख सकते हैं, जातिवाचक हम देख सकते हैं, भाववाचक संज्ञाओं को हम महसूस करते हैं। जैसे क्रोध, डर, हास्य इत्यादि। क्रोध में क्या होता है? व्यक्ति कितना क्रोधित है हमें पता नहीं चलता, बल्कि हम उसको देखते हैं और अनुभव करते हैं, शायद ये क्रोधित है। कोई जरूरी नहीं कि वो क्रोधित हो सकता है आपके सामने नाटक कर रहा हो। डर, व्यक्ति के अंदर की भावनाएं हैं कुछ, तो ये डर, हंसने मतलब अनुभूति करना, महसूस करना, जहाँ पर ये भाव उत्पन्न होंगे वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं से मतलब ये होता है कि जिनको हम क्या करते हैं? वस्तु के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोना, पीतल, गेहूं, चावल, ये सभी क्या पदार्थ में गिने जाते हैं। जब इन चीजों को हम लिखते हैं तो ये सोना, पीतल, गेहूं, चावल तमाम तरह के धातुएं, ये सब आपकी क्या बन जाती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसका समूहवाचक। समूह में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति एक ही जगह पर कई सारे लोग बैठे हुए हों, जैसे कक्षा, मान लीजिए हम लिखते हैं कक्षा। कक्षा मैंने लिखा, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे। सेना, सबको पता है भारी मात्रा में लोग होंगे। दल, किसी भी पार्टी का दल या छात्रों या किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया समूह, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? दल। तो ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, ये सारे जातिवाचक में ही गिने जाते हैं। कक्षा में निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्ति होगा तभी वो समूह कहलाएगा। सेना में समूह होता ही है, आपको पता है। उसके बाद दल का मतलब भी एक ग्रुप होता है जिसमें इस तरह की बातें शामिल होती हैं। तो ये आपका कहलाता है। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करते हैं? एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। जातिवाचक को बहुवचन में प्रयोग करते हैं।
और भाववाचक को आवश्यकता के अनुसार एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम आवश्यकता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग होती है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है और भाववाचक संज्ञा आवश्यकता के अनुसार एक वचन अथवा बहुवचन में प्रयोग की जाती है। ये संज्ञा हो गई, संज्ञा के प्रकार हो गए और उनके प्रयोग का तरीका हो गया, कैसे उसको करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में प्रयोग किया जाता है और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेता शब्द जातिवाचक है, परंतु हम जैसे ही नेताजी कहते हैं वैसे आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। इसी तरह से पंडित जी कहने से सभी लोग इस बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। पंडित जी शब्द क्या है? बहुवचन। तो ये इन महान व्यक्तियों के सम्मान में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो जातिवाचक शब्द है, परंतु इनके जब प्रयोग करते हैं इनके संदर्भ में तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। इसी तरह से महात्मा गांधी इत्यादि ये सारे कंडीशनल है, सम्मान के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं और ये बदल जाते हैं। इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था तो आपको एक बात बताई थी कि जैसे हमें देश को जयचंदों से बचाना है, एक वाक्य मैंने आपको बताया था। तो जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जो मोहम्मद गोरी के साथ मिल करके उसने पृथ्वीराज चौहान की पोल दी और उसे मरवाया। तो जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु व्यक्ति विशेष की क्रियाओं के उसके गुण के आधार पर इसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जयचंद का मतलब हुआ गद्दार। गद्दार का मतलब हुआ जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी कर सकता है, अर्थात जो जयचंद है, उन सभी गद्दारों को जयचंद का नाम दिया गया। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप जातिवाचक में परिवर्तित हो गई। ठीक इसी प्रकार घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा विभीषण का नाम। विभीषण ने क्या किया? अपने परिवार का रावण की सारी शक्तियों का पोल यानी भेद राम को बताया। राम ने विभीषण की सहायता से रावण की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है अगर विभीषण राम के साथ नहीं होता या विभीषण ने रावण की शक्तियों का परिचय न दिया होता तो शायद रावण न मरता। तो उसने क्या किया? गद्दारी की अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पर एक वाक्य हम बनाते हैं, देश को विभीषणों से बचाना है, अर्थात हमें देश को उन गद्दारों से बचाना है, उन भेदियों से बचाना है जो देश की सूचनाओं को, देश के भेद को दूसरे देश तक पहुंचा देते हैं, बेच देते हैं थोड़े से लाभ के लिए। तो यहाँ पर विभीषण शब्द आपका भयानक शब्द होगा। भयानक शब्द किस अर्थ में होगा? गद्दार के रूप में, भेदी के रूप में। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ चली गई? जातिवाचक। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन वाक्यों को बनाते समय, इन वाक्यों को लिखते समय परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान आपको अपने आप से रखना होगा। ये था आज का वीडियो हमारा जो हम लोगों ने संज्ञा पाठ पर बनाया। ये आपकी बुक में, आपकी पुस्तक में पाठ नंबर 7 है। मैंने इसकी मूल बातें आपको रिवीजन के तौर पे बता दी। आपको क्या करना है? पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ करके उसका पूरा रिवीजन करना है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करना है। उसको दूर करने के लिए आप पुराने नोट्स उठाएंगे जो मैंने पहले दिए हैं,
मैं जो अभी क्वेश्चन दूंगा वो सब मिक्स होगा, कोई ज़रूरी नहीं किसी से मिला हुआ, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो अब तक के लिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।